1 नवंबर को निकाय चुनाव की तैयारियों के मुद्दे पर सरकार को हाईकोर्ट में जवाब देना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव के बीच निकाय चुनाव समय पर होंगे। हालांकि फिलहाल इस पर समय पर चुनाव होने की संभावना लगातार कम होती चली जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं। 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जाहिर है 2 दिसंबर तक निकायों की नई बॉडी चुन ली जानी चाहिए, लेकिन प्रदेश में ऐसा होना मुश्किल लग रहा है और इसकी वजह ना परिसीमन हो पाया है, ना आरक्षण तय है। जब ये फाइनल होगा तब जाकर निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट तैयार करेगा। इसके लिए समय कम बचा है। हालात देखकर अब बीजेपी भी कहने लगी है कि निकायों के कार्यकाल को एक्सटेंशन मिल सकता है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने पहले ही कहा है कि सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। तो मुझे लगता है कि चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं, जैसे लोकसभा का भी है तो नगर निकाय का चुनाव भी है पूरे प्रदेश में। तो इसमें हो सकता है कि अभी हाई कोर्ट से बातचीत करते हुए और अपना पक्ष सरकार रखेगी, ये शायद पीछे भी हो सकते हैं चुनाव। यानी कि संशय है। हाँ, इसमें संशय है अभी। अब ये यहाँ पे प्रशासक बैठाना चाहते हैं, क्योंकि 6 महीने का समय खिंच जाएगा इसमें। इनको मालूम है कि लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं, इसका जो प्रभाव पड़ेगा लोकसभा के चुनाव में भी पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर चुकी है और वो उनको मालूम है कि हम बहुत बुरी तरह हार रहे हैं और इसका असर लोकसभा के चुनाव में भी पड़ेगा। इसलिए चुनाव से घबरा कर यहाँ पे प्रशासक बैठाना चाहती है और चुनाव नहीं कराना। राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि जब भी केंद्र और राज्य के मुद्दे आमने सामने होंगे तो केंद्र के मुद्दे प्राथमिकता पाते हैं। मुद्दा चुनाव का है तो राजनीतिक दलों का पहला फोकस लोकसभा चुनाव पर होना स्वाभाविक है। जब ऐसे चुनाव हो जाते कि केंद्र का चुनाव, लोकसभा का चुनाव भी, निकाय चुनाव भी या दूसरा कोई चुनाव है, तो उसमें ये एक स्टडी हमारी बताती है कि ऐसे में जो है लोकल इश्यूज दब जाते हैं सेंट्रल इश्यूज के उसमें, क्योंकि सारा का सारा फोकस सेंट्रल लीडरशिप पे, सेंट्रल मीटिंग्स पे, नेशनल पार्टीज की जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं उनमें रहता है। यानी कि तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। निकायों का कार्यकाल बढ़ेगा और चुनाव पीछे जाएंगे। सियासी पार्टियों का सारा ध्यान फिलहाल लोकसभा चुनाव पर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो निकाय चुनाव को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है, लेकिन निकाय चुनाव होंगे कि नहीं होंगे ये बात देखने वाली होगी। इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अब तो ये करीब करीब साफ हो गया है, क्योंकि अब तो वक्त ही नहीं बचा है। 1 तारीख को सरकार को जवाब कोर्ट में पेश करना है, लेकिन उसमें भी लगता यही है कि वो कह देंगे कि क्यों ना इसी बॉडी को आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इसी समय का है, क्योंकि परिसीमन नहीं हुआ है, आरक्षण नहीं हुआ है, तो फिर निकाय चुनाव कैसे होगा? बिल्कुल नीलू, क्योंकि उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव को लेकर नजरें थी कि नवंबर में निकाय चुनाव प्रस्तावित थे, लेकिन अब जिस तरीके से आपने बताया कि समय बहुत कम है, ऐसे में सरकार 1 नवंबर को हाईकोर्ट में क्या जवाब देती है, कि किन वजहों को बताती है कि परिसीमन, आरक्षण जो तय ना हो पाना, इन वजहों को अगर बताती है और हाईकोर्ट फिर उसमें क्या निर्देशित सरकार को करता है, हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, एक तो इस पर नजर रहेगी। दूसरी अहम बात यह है कि खुद बयान जो शहरी विकास मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, उनकी तरफ से भी बातें आई है कि अभी आरक्षण तय होना है। हरिद्वार, श्रीनगर, खासतौर वहां पर परिसीमन भी पूरी तरीके से तय नहीं हो पाया है। 9 नगर निगम है, 40 नगर पालिकाएं और 53 नगर पंचायतें। तो यहां पर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों चाहते थे कि नवंबर में सही वक्त पर चुनाव हो, लेकिन सरकार को इसमें पूरी तैयारी करनी थी। अब किन वजहों से यहां पर तैयारी नहीं हो पाई, ये बात तो अब सरकार हाईकोर्ट में बताएगी। लेकिन क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव 6 महीने के भीतर, 6 महीने के बाद यहां पर होना है, तो इस 6 महीने अब इस बात को तय माना जा रहा है कि नवंबर में जब कार्यकाल समाप्त होगा निकायों का, तो यहां पर प्रशासक बैठाए जाएंगे अगले 6 महीने के लिए। और तब सवाल यह खड़ा होगा कि क्या निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होंगे या लोकसभा चुनाव के बाद होंगे, यह अब सरकार को तय करना है। लेकिन अब सबकी नजरें फिलहाल 1 तारीख नवंबर को हाईकोर्ट में सरकार क्या जवाब देती है, बिल्कुल उसी पर नजर रहेगी कि सरकार की तरफ से क्या जवाब हाईकोर्ट में दाखिल किया जाता है। क्या निकाय चुनाव होंगे, नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और निकाय चुनाव के बाद अब बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर दिसंबर में देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी कल से दूसरे विदेश दौरे पर रवाना होंगे। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी यूएई जाएंगे, जहां पर 16 अक्टूबर को दुबई में इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो करेंगे और इसके बाद 17 अक्टूबर को अबू धाबी भी सीएम जाएंगे, वहां पर भी उनके रोड शो का कार्यक्रम है। इस रोड शो में सीएम अलग अलग क्षेत्रों के कारोबारियों के साथ मीटिंग करेंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कारोबारियों को आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को रामनगर के दौरे पर रहे और यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी अचानक रामनगर के एआरटीओ ऑफिस पहुंच गए, जहां उन्होंने फाइलों की गहनता से जांच की। निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम धामी ने कहा कि यहां इन्फोर्समेंट की कमी लगती है। उन्होंने अधिकारियों को ओवरलोडेड गाड़ियों और नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। हमारी सरकार का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और लोगों की संतुष्टि, इस भाव के साथ सरकार काम कर रही है। उसी के तहत मैं आज यहाँ का एआरटीओ कार्यालय देखने आया था कि यहाँ पर कितनी पेंडेंसी है, इन्फोर्समेंट का काम किस तरीके से हो रहा है। और ये हमारा एक टूरिज्म का भी बड़ा केंद्र है रामनगर। इसके आसपास से गुजरने वाले लोगों का कोई नशे की हालत में, अन्य स्थितियों में, क्या वाहनों पर ओवरलोडिंग की स्थिति है, उन सभी को देखा है यहाँ पर और उनको निर्देश दिए हैं कि इन्फोर्समेंट की स्थिति को बढ़ाया जाए। और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल वन्य जीवों का दीदार करके कॉर्बेट नेशनल पार्क वहां पर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी पर्यटकों के लिए कॉर्बेट पार्क की सुविधाओं से असंतुष्ट दिखे। वहीं सीएम ने अधिकारियों को कॉर्बेट में और सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, विश्व स्तरीय इस नेशनल पार्क में अभी बहुत कुछ करने की गुंजाइश बची हुई है। तो घूमने का घूमना भी था, वन्य जीवों का दीदार भी किया, लेकिन वहां की व्यवस्थाओं को लेकर नाखुश दिखे मुख्यमंत्री। और उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय ये पार्क है, इसलिए सुविधाएं यहां पर और बढ़नी चाहिए। इसका प्रबंधन और अच्छा होना चाहिए और टूरिस्टों के लिए और अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक प्रकार से वन विभाग का जो काम है और तेजी से विस्तार और विकास की ओर जाना चाहिए, उसी की मैंने समीक्षा की है। साथ में जो वन विभाग से संबंधित हमारे तमाम जो कब्जे थे, अतिक्रमण था, उन सब पर भी चर्चा की है। और अगली बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के दौरे पर आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर केदारनाथ धाम आ सकते हैं। कपाट बंद होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ आ सकते हैं। इसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम में 6 बार आ चुके हैं। प्रधानमंत्री के आने के बाद लगातार 4 धाम की यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री के दौरे की खबर है, जिससे प्रशासन अलर्ट है और तैयारियों में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ से लोकसभा चुनाव की पिच सेट करके गए हैं, तो कांग्रेस का दिल्ली में 5 राज्यों की तैयारी के साथ आगे की रणनीति बनाने का काम जारी है। पर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी का काउंटर कौन कर पाएगा, यह सवाल अब उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के सामने है। बीजेपी का दावा है कि पिथौरागढ़ में 1 लाख लोगों की जो भीड़ जुटी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और डबल इंजन की सरकार के काम पर जुटी। बॉर्डर जिले में जुटी भीड़ ने जहां बीजेपी का हौसला बढ़ा दिया, तो लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने 6 महीने पहले ही कर दिया। बीजेपी से मोदी मैजिक बता रही और विरोधियों को जवाब है कि आज भी मोदी मैजिक बरकरार है। देखिए, जो लोग ये कहते थे कि मोदी का मैजिक समाप्त हो गया है, कल पिथौरागढ़ के अंदर जो ऐतिहासिक रैली हुई है, 1 लाख से अधिक लोग, जिसमें मैं ये कहता हूं न भूतो न भविष्यति, मोदी जी का मैजिक बरकरार है। और आने वाले समय में 2024 में उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है।
बीजेपी का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसान कर दिया, पर 5 राज्यों में चुनाव के साथ दिल्ली में बैठकें कर रही कांग्रेस का क्या होगा? उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला राहुल गांधी करेंगे और जनता बात सुनेगी, ये भरोसा कांग्रेस को है। पर पूर्व कांग्रेसी और अब बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय के मुताबिक देश और प्रदेश में कांग्रेस के चेहरे पिट चुके हैं। नहीं, हमारे तो राहुल गांधी के सामने कहीं नरेंद्र मोदी है ही नहीं। वो मोहब्बत कर रहा है, वो लोगों में गंगा जमनी तहजीब को मजबूत कराने की बात कर रहा है। जो हमारे अध्यापकों ने हमको सिखाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, भारत की एकता की बात करता है। ये आदमी हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करता है। ये व्यक्ति दिन में धूप में मोबाइल के फ्लैश जलाने की बात करके उत्तराखंड के बच्चों को बेवकूफ बनाने की बात करते हैं। और आप ऐसे लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हो जो कहीं है ही नहीं, तो उन पर अपना समय और चैनल का समय जो है बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस पूरी भारत में कहीं नहीं है, उत्तराखंड में कहां से है उसने होना है। 2014 के बाद उत्तराखंड में हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां माहौल बनाने और बदलने में कामयाब रहे। ऐसे में लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले जनसभा में जुटी भीड़ ने लोकसभा चुनाव से पहले टेंशन जरूर बढ़ा दी है कि आखिर मोदी की चुनौती से निपटा कैसे जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। विपक्षी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को निराशाजनक बताया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र लुंठी का कहना है कि क्षेत्र की जनता ने हवाई सेवा और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर प्रधानमंत्री से भारी उम्मीद लगाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन दोनों मांगों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे लोगों में भारी निराशा है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले प्रशासन ने जिस तरह पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया, उससे साफ लगता है कि बीजेपी डरी हुई है। सरकार बार बार डबल इंजन की सरकार ठग रही है कि हवाई पट्टी जल्दी शुरू होगी, हवाई जहाज जल्दी उड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पर, चाहे उन्होंने टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन है उसमें एक शब्द नहीं कहा। 16 अक्टूबर को कांग्रेस दूसरे चरण की किसान सम्मान यात्रा नारसन से रुड़की तक निकालने जा रही है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं से यात्रा को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार किसानों की समस्याओं को सदन से लेकर सड़क तक उठाने का काम कर रहा है, लेकिन सरकार किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, इसलिए आज किसान धरने पर बैठने को मजबूर है। हमने पहली ऐसी किसान सम्मान यात्रा झबरेड़ा में निकाली। अब उसके 15 दिन बाद हम ये किसान सम्मान यात्रा जो है गुरुकुल नारसन से रुड़की तक निकाल रहे हैं ट्रैक्टर यात्रा के लिए, और इसके बाद हम फिर लक्सर जाएंगे। कोटद्वार बेस अस्पताल में मरीजों से लिए जा रहे यूजर्स चार्ज से प्राप्त धनराशि में घपले की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने मामले की जांच के आदेश दिए। चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक में डीएम को जानकारी मिली कि पिछले साल की तुलना में 12% कम पैसा मिला, जिसके बाद डीएम ने 3 सदस्यों की जांच कमेटी गठित कर दी। अब सीएमएस कोटद्वार का कहना है कि इसमें कोई हेराफेरी नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये गणित है, ये जो हमारे जो क्लरिकल स्टाफ है वो गणित की केवल विषय और कुछ नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत गणित इधर उधर हो गया, गड़बड़ हो गया है, बाकी वो सब ठीक है। और आज पितृ विसर्जन अमावस्या है, लेकिन आज के दिन पड़ने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। लेकिन ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में कहीं पर भी इसका असर नहीं दिखाई देगा और न ही इसका सूतक लगेगा। हरिद्वार के पौराणिक नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि लोग सूर्य ग्रहण को लेकर किसी भी भ्रम में न रहे, सर्व पितृ अमावस्या के दिन निमित्त अपने पितरों का श्राद्ध करें। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि इस पितृ विसर्जनी अमावस्या के ऊपर ग्रहण का प्रभाव है, परंतु वो ग्रहण का प्रभाव भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं है।
उत्तरकाशी में मोरी के पंचगाई पट्टी में इस बारिश में लकड़ी का पुल और सड़क बह गई, जिसके बाद 5 गांव के ग्रामीणों के लिए अभी तक समस्या बनी है। ग्रामीण अपनी जरूरी सामान लेकर निर्माणाधीन पुल पर जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर है। पुल का तैयार होने के चलते ग्रामीणों की सेब की फसल भी गांव में ही खराब हो रही है। PMGSY द्वारा बनाए जा रहे पुल की गति इतनी धीमी कि पुल कब बनेगा इसका कुछ पता नहीं। अब ग्रामीण इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि एक रास्ता और लकड़ी का पुल ही तैयार कर दिया जाए, जिससे वो अपनी फसल ले जा सके। ये समस्या है, जुलाई से हमारे पूरे रास्ते बह गए थे, टूट गए थे, पुल बह गया। प्रशासन और शासन को हमने बार बार लिखित में, मौखिक में बार बार सूचना दी है और अभी तक हमारा जो ना तो पुल लग पा रहे हैं, ना खच्चर के मार्ग खुल पा रहे हैं। ग्रामीण के द्वारा भी ये लाया गया था मैटर कि इस तरह लोग पास कर रहे हैं और मैंने तत्काल वैकल्पिक को फोन किया था कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर ले और फिर पुनः अभी आपके द्वारा भी संज्ञान में लाया जा रहा है, तो मैं पुनः उनसे बात करूंगा इनके द्वारा ऐसा पुल क्यों नहीं बनाया गया। पहाड़ की महिलाओं की जिंदगी जीवन के संघर्ष में ही गुजर जाती है। ऐसे में इन महिलाओं को 2 पल की खुशी देने के लिए रामनगर के क्यारी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें गांव की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए और लोगों का मन मोह लिया। बहुत अच्छा एंजॉय किया और हमने यहाँ पे बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, जो हमें इस गांव में आके बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि हमें ऐसे अवसर मिलता रहे। बहुत एंजॉय करा, शायद हमने साल भर में एक पहला ही हमारा प्रोग्राम था, इससे पहले अभी हुआ ही नहीं, इसलिए हमने बहुत एंजॉय करा और जीजा साली के डांस में हमने खूब अच्छी प्रस्तुति दी है। 2 दिन के लिए हरिद्वार में जुटे वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ती उम्र के साथ एक्टिविटी बनाए रखने पर जोर दिया। शहजार होम्स द्वारा आयोजित 2 दिन के कार्यक्रम में कई लोगों ने अपनी बात रखी। वहीं हेरिटेज होम चेन्नई के संस्थापक डॉक्टर KR गंगाधरन ने कहा कि आजादी के बाद अब भारत में वरिष्ठ नागरिकों की औसत आयु 60 साल मानी जाती है, जिसमें अब इजाफा हुआ है। वहीं भेल के रिटायर्ड निदेशक MK मित्तल ने वृद्धावस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए कई सुझाव भी दिए। और बद्रीनाथ धाम के सिंह द्वार में जो दरारें पड़ गई थी उन्हें ठीक कर दिया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पुरातत्व विभाग की मदद से दरारों को भरने का काम शुरू कर दिया था, जो लगभग पूरा कर लिया गया है। सिंह द्वार बद्रीनाथ धाम का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है। ऐसे में कुछ दिन पहले यहां दरार देखी गई थी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा पुरातत्व विभाग से सर्वे कराया गया और बाद में पुरातत्व विभाग के परामर्श के बाद दरारों को लगभग पूरा भर दिया गया है। जो सिंह द्वार में कुछ दरारें पड़ रही थी, तो हमने पूर्व में शासन को और पुरातत्व विभाग को इस संदर्भ में पत्र लिखा था और उन्होंने इसका अध्ययन किया। वहाँ पर ग्लास की उन्होंने स्ट्रिप भी लगाई थी और उनका आकलन किया उन्होंने कि जो दरारें हैं वो कितनी घट बढ़ रही हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। उसके बावजूद और उत्तराखंड के पारंपरिक लोकगीतों में वाद्य यंत्रों में ढोल का काफी महत्व है। ढोल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हर खुशी के मौके पर बजाया जाता है। यही नहीं, देवी देवताओं की आराधना भी ढोल के बिना अधूरी सी मानी जाती है। आज हम आपको उत्तराखंड के सबसे बड़े ढोल से रूबरू करवा रहे हैं। ये ढोल पूरे 100 किलो का है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भी हर किसी को आकर्षित किया। पिथौरागढ़ के जाराजी बली का ये ढोल पूरे 100 किलो का है। किसी भी आयोजन में इसे बजाना आसान नहीं है। जाराजी बली के ग्रामीणों के एक दौर में देवताओं को खुश करने के लिए इसे बजाया करते थे। ग्रामीणों की मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा के साथ ही इस ढोल को बजाया जा सकता है। जो भी इस ढोल को कंधे में लटकाकर बजाता है, उस पर छिपला केदार देवता की खास कृपा रहती है। आज बदलते दौर के साथ इस ढोल की पहचान पूरे उत्तराखंड में हो गई है। आलम यह है कि हर बड़े आयोजन में जाराजी बली के ढोल की थाप सुनाई देती है। अगर ये चीजें हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या चीज था, कैसे था और कैसे हुआ, कैसे क्या करते हैं करके। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसका प्रयास किया, धीरे धीरे सभी लोगों ने मिलके, और जो है कि बाबा केदार की
मंदिर में ये ढोल बजता है। गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी की पिथौरागढ़ में हुई जनसभा में भी जोराजी बली के ढोल ने ही अलग समा बांधा। आलम यह था कि जिसने इसे बजते हुए देखा बस देखता ही रह गया। जोराजी बली के ढोल से हर किसी का रोम रोम कांप उठता है। ये ढोल भगवान शिप्ला केदार को समर्पित है। इसी ढोल की धुन पर देवता भी अवतरित होते हैं। इसे ईश्वरीय चमत्कार ही कहेंगे कि जोराजी बली के लोग 100 किलो के इस ढोल को आसानी से घंटों बजा लेते हैं। ये जो हमारा वाद्य यंत्र है ये देवी देवताओं को खुश करने के लिए, जो हमारा नीचे का सतह है ये तांबे का बना हुआ है, तो इसका जो वेट है ये लगाओ ये 1 कुंटल से अबव का है। जो इसके सहायक होते हैं भों होता है और ये हमारे भकौर है, तो ये बजता है देवी देवताओं को खुश करने के लिए। देवी के यहाँ बजता है देवी देवता, जैसे हमारे इष्ट देवता हो गया शिप्ला केदार जो हमारे बड़े देवता है। उत्तराखंड में अलग अलग वाद्य यंत्रों को इंसानी जिंदगी में अपना महत्व रहा है। इन वाद्य यंत्रों का प्रचलन भी आदिकाल से चला आ रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में जोराजी बली के ढोल ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। यही वजह है कि अब उत्तराखंड का कोई भी बड़ा आयोजन 100 किलो के इस ढोल के बिना अधूरा सा लगता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से शैलेंद्र नेगी और विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।